अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। आज बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। एक तो आपको मालूम है जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई थी, उसका एक तो जाहिर है जो कुछ अदालत में हुआ, जो मेरी उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन थी वो तो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर की। लेकिन उसके बाद अदालत की तरफ से ये हुक्म भी आया कि जो चीफ जस्टिस साहिबान की तरफ से और जो मुख्तलिफ कोर्ट्स की तरफ से तजावीज़ आई हैं, जो उन्होंने बातें की हैं, उनको पब्लिक भी कर दिया जाए। तो जिसके बाद पेशावर हाई कोर्ट के जजेस ने जो कुछ लिखा, जो लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने लिखा, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने लिखा, वो सारी चीज़ें जो हैं वो फिर सामने भी आई हैं। सिंध हाई कोर्ट की तरफ से बहरहाल अभी तक कोई उस तरह से सामने सिफारिशात नहीं आ सकी, लेकिन बाकी जो कोर्ट्स की तरफ से फुल कोर्ट मीटिंग्स हुई और उसके बाद उन्होंने जो सिफारिशात दी हैं, ये सिफारिशात अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अपने आज समाअत के दौरान पढ़ के भी सुना दी थी और अदालती रिकॉर्ड का वह हिस्सा भी हैं और उन्हें पब्लिक भी कर दिया गया है। और उनका जो जायज़ा लेकर चीज़ें सामने आई हैं वो बड़ी खौफनाक भी हैं और होशरुबा भी हैं। तो इनके ऊपर भी आपको कुछ अपडेट करते हैं कि क्या लिखते हैं पेशावर हाई कोर्ट के जजेस और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस। इसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल ने आज एक बड़ा ऐलान कर दिया है, ख़ास तौर पर इस मामले के हवाले से जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब का एक नया जो मामला उठाया है, और ये फैसल वावडा साहब ने स्पेशली ख़त लिखा है और उसके बाद बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी इस सिलसिले में इंगेज करने की कोई कोशिश की जाएगी। तो ये सब क्या है और इसमें अटॉर्नी जनरल का क्या किरदार होगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ कुछ ख़बरें हैं जनाब सियासी मैदान से। पीटीआई में वापसियां रुक गई हैं, क्या हुआ है? शेर अफजल मरवत साहब को फाइनली क्या पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बना दिया जाएगा? आज खान साहब से मुलाकात के बाद क्या कहते हैं जो जज साहब, ये वकील हैं उनके। उसके साथ साथ जनाब आपको बताएंगे कि किसानों के बाद नान भाइयों की भी हड़ताल अब तैयार है और एक जिसको आप कह लें कि मुश्किल या बहरान खड़ा है सर उठा के मरीम नवाज साहिबा के। लेकिन ये मरीम नवाज साहिबा जो मोदी के नक्शे कदम पर चल रही हैं, ये कैसे इसे हल करेंगी? ये बात मैंने क्यों की है ये भी मैं इसी व्लॉग में आपको बताऊंगी कि मरीम नवाज़ को मैंने ये क्यों कहा कि वो मोदी के नक्शे कदम पर चल रही हैं। तो काफ़ी कुछ है जी इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी बात का आगाज़ यहाँ से करते हैं कि जो कोर्ट्स ने लिखा, कोर्ट्स ने जो बातें लिखी हैं, जो तजावीज़ देते हुए बातें बयान की हैं, वो तो बज़ाहिर एक और पूरी चार्जशीट हैं। ऑनेस्टली अगर आप देखें तो लाहौर हाई कोर्ट के जजेस भी ये लिखते हैं कि ये तो बड़ा ओपन सीक्रेट है कि किस तरीके से, और ये 38 जजेस हैं लाहौर हाई कोर्ट के जिन्होंने मुत्तफ़िका तौर पर ये तजावीज़ और ये जो सारी सिफारिशात हैं ये भेजी हैं, और वो ये कह रहे हैं कि ये तो एक ओपन सीक्रेट है कि किस तरह से एजेंसीज जो हैं वो मुदाखलत करती हैं जजेस के कामों में। और उसके बाद वो बताती हैं कि डिफरेंट तरीक़ों से कैसे उनको हरास भी किया जाता है, उन्हें अप्रोच भी किया जाता है, किस तरह से मुख्तलिफ हरबे या चीज़ें आजमाई जाती हैं। पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की जो बातें हैं वो तो और भी ख़तरनाक हैं, क्योंकि वो ये बता रहे हैं कि मुख्तलिफ सियासी नौइयत के केसेस में अप्रोच उन्हें किया गया फेवर्स लेने के लिए, और जब उन्हें फेवर्स नहीं दी गई तो उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने ये कहा कि जजेस ने ये बताया कि जब उन्होंने आइन और क़ानून के मुताबिक अपनी समझ बूझ के मुताबिक फ़ैसले किए तो उसके बाद उन्हें बाकायदा थ्रेट्स दिलवाई गई, और कुछ जो थ्रेट्स हैं वो उन्हें बैरून मुल्क से मिली, अफ़गानिस्तान से मिली, तालिबान से मिली, और जान से मारने की धमकियाँ दी गई। और जब इस बारे में आगाह भी किया गया तो आगे से किसी ने इसके ऊपर रिस्पॉन्स भी नहीं दिया, कुछ इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। तो वो ये बताते हैं कि वो तो बहुत क्राइसिस से गुजर रहे हैं इस सारे अरसे के दौरान, और उनकी जजेस ने भी बहुत भुगता है, बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, उनकी फैमिलीज़ ने भी बड़ा कुछ बर्दाश्त किया है। और अभी आपको याद होगा, अभी 2-3 दिन पहले का ये एक इंसिडेंट है जो कि रिपोर्ट हुआ है कि एक जज जो थे उनको अगवा कर लिया गया था, और उसके बाद जो है वो फिर बाद में पहले ये खबर आई कि एजेंसीज के थ्रू उनकी जो वापसी है वो मुमकिन हुई है, उन्हें बाजियाब कर लिया गया है। और फिर उसके बाद ये भी खबर एजाज सैयद ने दी कि जी कोई तावान वगैरह शायद अदा किया गया उनके रिहाई के बदले में। तो ये किस तरह की स्टेट है कि जहाँ पर जजेस जो हैं वो सिक्योर नहीं हैं और उन्हें इस तरीके से कोई अगवा भी कर सकता है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि फिर मुदाखलत का क्या आलम है और किस किस तरह के प्रेशर्स हैं, बाहर से, अंदर से, दहशत गर्दों के, जराइम पेशा लोगों के, एजेंसीज के, हुकूमत के, और फिर
आज जिस तरह से काजी फायज ईसा साहब बार बार कह रहे थे कि अंदरूनी भी बड़े प्रेशर हैं, कि अंदर इदारे की बड़ी सियासत और बड़ी कुछ चल रही होती हैं, तो ये सारी चीज़ें भी हैं। तो कैसे ऐसे माहौल में आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि अदलिया आज़ाद है, और उसके बाद आप कैसे काजी फायज ईसा साहब इतने मुतमईन होकर ये कह सकते हैं कि आपके दौर में कुछ नहीं हुआ और चलें जी, जो हो गया सो हो गया, आगे की चलें? इस तरह तो मुमकिन नहीं है। तो कभी आप मशवरा देते हैं कानून साजी कर लो, कभी आप कहते हैं भी अभी तो कुछ नहीं हुआ, आगे देख लेंगे। तो इस तरह की चीज़ों से तो बात नहीं बनेगी। जो पेशावर हाई कोर्ट के जजेस लिख रहे हैं, जो लाहौर हाई कोर्ट के जजेस लिख रहे हैं, ये खौफनाक बातें हैं और इनको एड्रेस किए बगैर कोई आगे नहीं बढ़ सकता। आज एतजाज़ एहसन साहब ने बार बार ये बात की है कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने इन जजेस को परेशान किया है, उनके काम में मुदाखलत की है, और एक दफ़ा अगर ये कार्रवाई हो गई तो ही रास्ता रुकेगा कि दोबारा मुदाखलत ना हो। अगर कभी किसी के खिलाफ कार्रवाई ना हुई तो ये मुदाखलत का सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। इवन आप अंदाज़ा लगा लें कि इस्टेब्लिशमेंट की सियासी मुदाखलत के ऊपर पूरी हिस्ट्री हमारी भरी हुई है, लेकिन आज तक भी क्या है, हमने देखा है कभी कि कभी किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई हो सियासी मुदाखलत के ऊपर, सिवाय परवेज़ मुशर्रफ साहब के? और फिर वो कार्रवाई भी कैसे रिवर्स हुई वो भी आपने सारा देखा, और उसमें भी उन्हें ऐसा कोई कुछ भुगतना नहीं पड़ा, ना कोई पेशी पे आना पड़ा, ना उन्हें कोई सज़ा हो सकी थी, ना कुछ। उनकी एब्सेंस में जो सज़ा हुई थी जस्टिस वकार सेठ ने जो दी थी वो भी बाद में रिवर्स हो गई थी। तो कहने का मकसद ये है कि ये क्यों, इसीलिए तो फिर रास्ता नहीं कभी रुका, क्योंकि ना कभी किसी को आंसरेबल किया गया और ना किसी को सज़ा हुई, तो आइंदा के लिए रास्ता खुला रहा। आज ये भी बात हुई थी कि जनाब हमें खुद भी दरवाज़ा अपने इदारे का बंद करना है, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। हमेशा ऐसा नहीं है कि तमाम जजेस को कोई बहुत खौफजदा करके ही मनपसंद फेवर्स लेने की कोशिश की जाती है। ज़्यादातर लोग तो ऐसे होते हैं जो पहले से ही तैयार खड़े होते हैं हाथ बांध कर कि आप हुक्म लगाएं सर, ऑर्डर पर फैसला तैयार है। तो खुद भी रास्ता बंद करना होगा ना। अगर आप खुद ही विलिंगली चीज़ें सेटल करके वो कर लेंगे तो फिर तो कोई आप ये शिकायत नहीं कर सकते कि किसी ने मुदाखलत की थी। मुदाखलत की शिकायत तो तभी होगी जब आप रेजिस्ट करेंगे। तो अगर आप पहले हंसी खुशी तैयार हो जाएंगे फेवर देने के लिए या मर्जी के मुताबिक फैसले देने के लिए, तो फिर किसी को कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करने की तो ज़रूरत ही नहीं रहेगी। और हमारे सामने ऐसी मिसालें, ये जो मलिक क़य्यूम साहब की एक ऑडियो एक दफ़ा लीक हुई थी, ये बड़ी ऑब्वियस मिसाल है कि जिसमें आपने देख रहे थे वो पूछ रहे थे कि कितनी करनी है जी सज़ा शहबाज शरीफ साहब की और मलिक क़य्यूम जो मरहूम जज साहब थे, जस्टिस क़य्यूम। तो ये है। बहरहाल देखते हैं जी ये मामला आगे अब किस तरीके से चलेगा और कैसे इस पे होता है। लेकिन बहरहाल जो इस सारी जो आज की समाअत थी उसके बाद एकदम हमने देखा कि हलचल सी मची हुई थी और ये महसूस किया जा रहा था कि इस केस में जजेस का पलड़ा भारी है। और इस मामले के ऊपर सेनेटर फैसल वावडा जल्दी से मुतहरिक हो गए, और वो कहाँ से आपको मालूम है, हिदायत लेते हैं। तो फैसल वावडा साहब ने फौरी तौर पर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को एक लेटर लिखा और उसमें उन्होंने ये कहा कि जनाब जस्टिस बाबर सत्तार साहब का जो ग्रीन कार्ड का मामला है उसके ऊपर उन्होंने आपको आगाह किया था, क्योंकि उस वक्त चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला साहब थे। तो जब जस्टिस बाबर सत्तार साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज तैनात करने के हवाले से प्रोसेस जारी था, तो बाबर सत्तार साहब ने उन्हें इन रिटन ये बता दिया था कि उनके पास ग्रीन कार्ड है। तो फैसल वावडा साहब आज ये डिमांड कर रहे हैं अतर मिनल्ला साहब से ख़त लिखकर कि जो आपकी इस दौरान ख़तो किताबत हुई वो आप रिकॉर्ड पर लाएं, उसकी तफसीलात फराहम करें। इससे वो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है एक तीर से दो शिकार करना चाह रहे हैं कि जहां वो जस्टिस बाबर सत्तार को टारगेट कर रहे हैं कि उनके पास ग्रीन कार्ड है, वहीं वो जस्टिस अतर मिनल्ला को भी टारगेट कर रहे हैं कि जी आपने जानबूझकर उस वक्त उनके ग्रीन कार्ड का जो मामला है उसको दबाया, उसको छुपाया। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप वो ख़तो किताबत सामने लेकर आए। तो ये उनको भी एक तरह से प्रेशर डालने की टैक्टिक बज़ाहिर नज़र आ रही है। दूसरी तरफ मैं आपको ये वाजे कर दूँ, अब तो इसके ऊपर काफ़ी चीज़ें आ चुकी हैं कि जो ग्रीन कार्ड है ये शहरियत नहीं होती किसी मुल्क की। ये आपका एक आसान वीज़ा है ज़रूर, जिसमें आपको एक नॉर्मल वीज़े से ज़्यादा सहूलियात मिल जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उस मुल्क के शहरी कंसिडर हो जाएं। वो शहरियत सिटीज़नशिप नहीं होती। तो इसलिए अतर बाबर सत्तार साहब के पास जो ग्रीन कार्ड है उसका मतलब ये नहीं है कि वो उस मुल्क के सिटीज़न हैं। पहली चीज़ तो ये। दूसरी बात ये कि अगर वो सिटीज़नशिप रखते भी हों तो आइन और कानून में कहीं ये नहीं लिखा हुआ
कि एक जज इस बात की अहलियत नहीं रखेगा, उसकी क्वालिफिकेशन के लिए ये कहीं क्राइटेरिया में नहीं लिखा हुआ कि उसके पास दोहरी शरीयत ना हो। अखलाकी तौर पर इस पर सवाल ज़रूर उठाया जा सकता है, लेकिन कानूनी तौर पर नहीं है। तीसरी बात यह है कि अगर किसी ने डेलिबरेटली ऐसा कोई मामला छुपाया हो तो फिर भी वो एक केस बनता है कि जी आपके पास एक ग्रीन कार्ड था या शहरियत थी और आपने उसको जानबूझकर छुपाया। जैसे और रुकने पार्लियामेंट के ऊपर ये लागू भी होता है कानून, उसमें तो खैर कानूनी तौर पर ये गलत है, लेकिन इस मामले में, जजेस के मामले में नहीं है। अब उन्होंने, पहली बात तो ये कि शहरियत नहीं है, वो ग्रीन कार्ड है। दूसरी बात ये कि वो डिक्लेयर्ड है, तो उनके ऊपर तो इस तरह का कोई कंडक्ट का केस नहीं बनता। लेकिन जाहिर है जब आपको पता है वो खुल के खड़े होंगे तो फिर उनको इधर उधर से घेरने की कोशिश की जाएगी, उनके बड़े माली मामलात निकालने की कोशिश की जा रही है, काफ़ी कुछ, लेकिन अभी तक कुछ हाथ लगा नहीं है। तो इसी के ऊपर अब आज अटॉर्नी जनरल साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा है कि अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के थ्रू किसी कार्रवाई में जस्टिस बाबर सत्तार साहब को कोई नोटिस भेजा गया या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई इनिशिएट की गई तो वो ये कहते हैं कि मैं रिज़ाइन कर दूंगा और उनके वकील के तौर पर उनके साथ खड़ा हूँगा, उनका केस लड़ूंगा। तो अब इसके ऊपर बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि शायद वो जो है बड़े यानी वो भी अदलिया की आज़ादी के हक़ में है और उनको भी पता लग गया है कि जानबूझकर उनके खिलाफ ये कार्रवाई को शुरू की जा रही है। तो बिल्कुल ये मुमकिन है, मैं किसी की नीयत पे शक नहीं करती, हो सकता है वाकई ऐसा ही हो कि वो सिंसेरिटी से आइन और क़ानून के साथ खड़े होने की वजह से ये बात कह रहे हों। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक तो ये स्टेटमेंट दिया कि उन्होंने हर चीज़ को थॉरली देखा है और बाबर सत्तार साहब के खिलाफ कुछ नहीं है। पहली चीज़, माली मामलात उनके क्लियर हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब और जो मौजूदा अटॉर्नी जनरल साहब हैं, ये दोनों आज तो एक अटॉर्नी जनरल एक जज हैं, लेकिन इस पोस्ट पर आने से पहले दोनों एक ही लॉ फर्म के लिए काम भी कर रहे थे, तो इनकी आपस में एक दोस्ती भी है, एक वर्किंग रिलेशनशिप भी रहा है। तो एक जाहिर है वो भी उनका जब आप किसी के दोस्त होते हैं आपको बेहतर पता होता है कि ये बंदा माली तौर पर करप्ट है या नहीं है, इसका कंडक्ट कैसा है, तो जाहिर है वो उन्हें अच्छे से जानते भी हैं और फिर अगर दोस्त हैं तो उस लिहाज से भी उनकी एक हमदर्दी उनके साथ होगी। तो इस वजह से उनका ये एक स्टेटमेंट सामने आया, एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। और अच्छी बात होती कि अगर वो इससे पहले भी जो आइन और क़ानून की खिलाफ वर्जियाँ हो रही थी और वो सामने हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे थे बहुत सारे केसेस में, तो अच्छा होता कि अगर उस वक्त भी उनकी तरफ से इसी किस्म की एक उसूल पसंदी का मुजाहरा किया जाता। लेकिन बहरहाल ये उनकी तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट ज़रूर सामने आया है। और अब बज़ाहिर लगता है कि उस तरह से जजेस को टारगेट करके या कोई रेफरेंस ला के या उनके खिलाफ किसी भी किस्म की कोई इंक्वायरी ऑर्डर करके अगर किसी को पहले मरूब किया जाता था या उसको ज़ेर ताब लाने की कोशिश की जाती थी, तो अब जजेस खुद भी इस चीज़ का रास्ता रोकेंगे। बहुत सारे लोग आज की कार्रवाई के बाद ये भी कह रहे हैं कि अब तो काजी फ़ायज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गई है, क्योंकि सबको आइडिया हो गया है कि बाकी जजेस तो बज़ाहिर लग नहीं रहा है कि वो किसी भी तरह बाकी लोगों के साथ यानी पावरफुल्स के साथ कोई ताउन करेंगे। तो इसलिए भाई मौजूदा को ही बरकरार रखना बड़ा ज़रूरी हो गया है। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर ऐसी कोई कोशिश की गई तो ये तो हो सकता है कि चले कानून साजी करके वो कर लें, लेकिन फिर उसको ज़ाहिर है चैलेंज भी किया जा सकता है और मेरा ख्याल है सर्टेनली चैलेंज होगा वो। और ऐसा कोई कानून अगर चैलेंज होगा तो फिर उसके लिए फुल कोर्ट भी बनेगी या लार्जर बेंच तो एटलीस्ट बनेगा। और फिर उसमें अगर जज साहिबान जो यहाँ पर आज इतना खुल के बोल रहे हैं तो वो अगर अपने तौर पर आज़ादाना फैसला करेंगे तो फिर भी मामला खटाई में पड़ सकता है। तो अब ये इतना आसान नहीं है, इसको हमें अभी देखना होगा। बहरहाल इसके ऊपर बात करना भी शायद बहुत कबल अज़ वक्त है, अभी इससे पहले बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। अब जी आ जाते हैं अदालती मामलात से निकल कर कुछ चीज़ें हैं जी। इसमें मैं एक सिर्फ चीज़ और ऐड कर दूँ, साइफ़र केस की भी समाअत हुई है आज भी, और आज इस मौजू के ऊपर बात हुई। मियाँ औरंगज़ेब हसन साहब, जस्टिस मियाँ औरंगज़ेब हसन साहब ने ये क्वेश्चन ज़रूर उठाया प्रोसिक्यूटर के सामने कि जो उन्होंने ख़त लहराया था वो तो साइफ़र नहीं था, क्योंकि आप ख़ुद कह रहे हैं कि वो सिर्फ कोडेड होता है, वो तो कोई ट्रांसलेशन थी। तो फिर आप कैसे ये इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि उन्होंने वो पब्लिक कर दिया या सामने, वो तो कोई ट्रांसलेशन थी, वो कोई भी आप अपने तौर पर उसको एज्यूम कर सकते हैं कि उसका कंटेंट अपने अल्फाज में आपने बयान कर दिया। तो ये तो नहीं कह सकते कि वो एग्जैक्टली साइफ़र ही था, आपको कैसे पता। तो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इसके ऊपर वो खामोश हैं।
आहिस्ता चल रही है समात, लेकिन आज मेहरबान कुरैशी की बात बड़ी सही थी। उन्होंने कहा अच्छी तरह तसल्ली कर लें ताकि कल को ये ना कह सकें कि जी बड़ी तेज़ी से अपीलें ख़त्म कर दी और जायज़ तरीके से नहीं हुआ। अच्छा है, अच्छी तसल्ली कर लें इंशाल्लाह, वरना ऑलरेडी केस तो ख़त्म हो चुका है। तो लेट्स सी जी क्या होता है। वैसे इस केस की अगर आप बात करें तो अगर इसमें सज़ा ख़त्म होती है, इमरान खान साहब तो फिर भी जेल में रहेंगे क्योंकि अभी उनके बाकी केसेस मौजूद हैं, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई का मामला काफ़ी रोशन इम्कानात हो जाएंगे। उसके लिए काफ़ी इम्कानात आप कह लें बढ़ जाएंगे क्योंकि उनके ऊपर बज़ाहिर किसी और केस में उन्हें कोई सज़ा नहीं हुई तो, और ना वो किसी और केस में फ़िलवक्त गिरफ्तार हैं। तो अगर ये सज़ा ख़त्म होती है तो उनकी रिहाई हो जाएगी, जो कि PTI के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ हो सकती है कि एक स्ट्रॉन्ग उनका जो सियासी लीडर है वो बाहर आए। और मेरा ख्याल है कि बाकी लोगों के लिए जो उनसे बात करने के ख्वाहां हैं उनके लिए भी एक बड़ी अच्छी चीज़ हो सकती है, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब वैसे भी उन लोगों में से हमेशा रहे हैं जो PTI की तरफ से बात करने वाले, टॉक करने वाली कमेटियों में हमेशा शामिल रहे हैं। तो अगर कोई वाकई ही सीरियस है इस बात के लिए कि PTI से बातचीत करनी है तो मेरा ख्याल है शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई उस सिलसिले में एक बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा सिग्निफिकेंट कदम हो सकता है। बहरहाल अब आगे चले जाते हैं फटाफट। पहले जी आपको ये बता दूं कि जो मुख्तलिफ पार्टी रहनुमाओं की वापसियों की बात हो रही थी उसके हवाले से PTI की कोर कमेटी ने आज ये फैसला किया है कि जनाब फिल वक्त किसी भी रहनुमा की वापसी ना हो और ना इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त हो, क्योंकि इससे मज़ीद आपस के इख्तलाफात और चीज़ें बढ़ने का खदशा है। भाई कोई आएगा कोई कहेगा भाई इसकी क्या कुर्बानी थी, इसको क्यों ले लिया, उसको क्यों ले लिया, उसने तो ये कहा था, फलां ने तो ये कहा था, तो इसका आना बनता था उसका नहीं। तो एक नई कंट्रोवर्सीज स्टार्ट हो जाएगी जिससे ज़ाहिर है पार्टी ऑलरेडी एक प्रॉब्लम में चल रही, फिर मज़ीद चलेगी। तो फिलहाल ये तय किया गया कि जी खान साहब जब रिहा होकर बाहर आएँ तो वो बाहर आकर खुद ब खुद ये सारे फैसले कर लें कि किसको उन्होंने क्या करना है, रखना है या नहीं रखना, ताकि उस वक्त वो खुद ऊपर हेड कर रहे होंगे, चीज़ें सामने बाहर से देख रहे होंगे, मामलात कंट्रोल कर रहे होंगे, तो ये फिर इश्यूज़ जो है उस वक्त जन्म नहीं लेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद अभी इन्होंने ये फैसला किया, आने वाले दिनों में हो सकता है खुद ब खुद चीज़ें जो हैं वो फिर हम देखें कि नहीं जी किसी को ना किसी की एंट्री हो गई है। तो अभी इनमें ये फैसले बार बार बदलते ही रहते हैं। तीसरी तरफ शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से आज फिर अनाउंसमेंट कर दी है बैरिस्टर गौहर साहब ने और शेर अफजल मरवत साहब ने कि फाइनली उन्हीं को दोबारा से नामजद कर दिया है इमरान खान साहब ने एज ए पर्सन फॉर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। और अब हतमी जो इसकी नोटिफिकेशन है वो तो स्पीकर ने करनी है। तो वो जो चाहे मगोइयाँ थी कि उनका नाम ले लिया है, मुशावरत कल खान साहब ने खुद भी कहा था मजीद मुशावरत करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली अब शेर अफजल मरवत साहब को ही उन्होंने ये एतमाद दोबारा दिया है। तो मेरा ख्याल है ये एक अच्छी चीज़ है शेर अफजल मरवत साहब के लिए, हौसला अफजा है। लेकिन इसमें ये देखना ज़रूर होगा कि आज भी शेर अफजल मरवत साहब इस मौके पे कुछ बात करना चाह रहे थे तो बार बार बैरिस्टर गौहर साहब उनका हाथ दबा रहे थे, रोक रहे थे, क्योंकि उन्हें ख़तरा था कि ये फिर कुछ ना कुछ इस पर शगुफा या कोई फुलझड़ी छोड़ देगा जिसके बाद फिर एक तूफ़ान उठा होगा मीडिया में। तो उनकी कोशिश थी कि इस मौके पे शेर अफजल मरवत साहब इस मौजू पे ज़्यादा बात ना करें। तो ये भी एक बीच में डर लगा रहता है कि कहीं वो अभी कुछ बोलें और कुछ हो जाए। तो लेट्स सी जी, आई होप कि अब ये मसला भी फाइनली किसी तरफ लग जाएगा अंजाम को। आखिर में जी पंजाब हुकूमत के लिए नया दर्द सर, जिसको मैं पहले से ही आपको बहुत पहले से एंटिसिपेट कर रही थी कि जब आप नान भाइयों को एतमाद में लिए बगैर रोटी की कीमत गिराएंगे तो उससे ऑटोमेटिकली उनके कंसर्न्स दूर नहीं होंगे। अब वही हुआ, पहले भी उन्होंने इस पर एहतजाज किया, फिर कुछ गिरफ्तारियां भी हुई, फिर किसी जगह पे मिल रही थी, किसी जगह पे नहीं मिल रही थी। अब दोबारा से उनकी तरफ से एक अनाउंसमेंट की गई, उन्होंने कहा है कि जी 8 मई से वो भी जो है शटर डाउन हड़ताल करेंगे, किसी को रोटी नहीं मिलेगी पूरे पंजाब में। और उन्होंने कहा है कि जी हमारे जो मामलात हैं, जो कंसर्न्स हैं वो दूर नहीं किए गए, तो इसके साथ इस कीमत पर उन्हें रोटी बेचना बड़ा उनके लिए मुश्किल है। तो नान भाई जो है वो इस बात के ऊपर अगर हड़ताल पर आते हैं, दूसरी तरफ किसानों का इशू अभी चल रहा है, उनमें से भी इन्होंने अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया है, अभी फिर वो एहतजाज उनका रोज़ चल रहा है। इसमें अगर सियासी जमातें भी शामिल हो गई, कुछ लोग तो आज PTI के आए हुए थे लेकिन कोई ख़ास ज़्यादा बड़ा क्राउड नहीं था। जमात इस्लामी ने भी ऐलान किया हुआ है कि हम साथ देंगे, लेकिन अभी उनका भी तरफ से कोई मैंने नहीं देखा कि क्राउड सामने आया हो। तो अगर सियासी जमातों को भी इसमें उनकी हिमायत हासिल हो गई तो फिर ये एक बड़ा एहतजाज बन भी सकता है। कोशिश इनकी यही है कि मारपीट करके डंडे के ज़ोर पे ये एहतजाज को ख़त्म कर लें, लेकिन अल्टीमेटली आप किस किस को डंडे के ज़ोर पे ख़त्म करेंगे? नान भाई भी हड़ताल पे अगर होंगे, किसान भी होंगे, सियासी जमातें भी हैं, तो कितने लोगों का मुकाबला करेगी आपकी पंजाब पुलिस? तो ये सूरत हाल जो है आपको सिर्फ दानिशमंदी से ही सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी। इस तरह डंडे सोटे के ज़ोर पे हुकूमतें नहीं चलती।
लेकिन दूसरी तरफ मरियम का जो विज़न है वो तो चूँकि मोदी का विज़न है, तो फिर वो तो वही अपनाएंगी जो कि मोदी करते हैं। वहाँ पे भी वो इसी तरह एक एक्सट्रीम किस्म की एक्सट्रीमिस्ट है ना बेसिकली नरेंद्र मोदी भी, तो मरियम भी कुछ उन्हीं की फॉलोअर लग रही हैं। ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि कोई सियासी नारा है, बल्कि इंटरेस्टिंगली मोदी ने अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए जो नारा डिज़ाइन किया हुआ है कि मोदी है तो मुमकिन है, तो वो बेसिकली मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स उनके काम और उनके विजन से मुतालिक चीज़ें हैं उसको वो पब्लिसाइज करने के लिए एक पूरा उन्होंने वो नारा बनाया कि मोदी है तो मुमकिन है। तो इंटरेस्टिंगली पंजाब हुकूमत की तरफ से भी मरियम के लिए एक ऐसी ही कैंपेन लॉन्च की गई है जिसमें उन्होंने बनाया नारा कि मरियम है तो मुमकिन है। तो मतलब ये लोग इतने कुंज़हन हैं कि अपने तौर पर नए नारे भी नहीं ईजाद कर सकते। कभी ये वो कामों पे चल पड़ते हैं कि जी पीटीआई क्या कर रही थी, इमरान खान को कैसे शूट किया जाता था, उसी एंगल्स में इनको शूट कर लिया जाए। इसी तरह कभी ये किसी और से मुतासिर होकर उसके पीछे लग जाते हैं कि जी एंजेलिना जॉली ने उस वक्त ये कपड़े पहने थे जब वो सैलाब खान के पास गई थी, तो मैं भी वही कपड़े काले पहन के चली जाती हूँ। तो मतलब वो बस कॉपी करके और उस तरह की ख़ुद को बनाने की कोशिश करना या ख़ुद को उस तरीके से जाहिर करना, इस काम में पड़ी है। जेन्युइन आइडिया ना तो इनके पास कोई है, ना जेन्युइन उनके पास कोई विजन है। और यही हाल अब इसमें है कि इन्होंने कहा चलो जी पड़ोसी मुल्क की कैंपेन है, शायद किसी को पता ना चले, लेकिन ज़ाहिर है ग्लोबल मीडिया का दौर है, कहाँ ऐसी चीज़ें छुपती हैं। तो वो बड़ा अब वायरल हुआ है कि मोदी है तो मुमकिन है, मरियम है तो मुमकिन है। और वाकई जी मरियम नवाज़ अगर इस सूबे में हुक्मरान है तो कुछ भी मुमकिन है। यहाँ पर हर रोज़ हमें नित नई चीज़ें जो है वो देखने को मिलती रहती हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।